हेलो एंड वेलकम टू डीजी इंग्लिश हब। आज हम समझेंगे GCERT क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में दी गई यूनिट 9A की कहानी द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। बिफोर यू रीड, पाठ पढ़ने से पूर्व, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस इज अ पार्ट ऑफ द नॉवल द विलेज बाय द सी रिटन बाय अनीता देसाई। तो ये जो चैप्टर आपकी बुक में दी गई है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, ये किस नॉवल या उपन्यास का हिस्सा है? द विलेज बाय द सी यानी समुद्र के किनारे स्थित एक गांव, और इनकी ऑथर या लेखिका है अनीता देसाई। इट इज बेस्ड ऑन द पॉवर्टी, हार्डशिप्स एंड सॉरो फेस्ड बाय अ स्मॉल रूरल कम्युनिटी इन इंडिया। यह नॉवल आधारित है एक छोटे से ग्रामीण समुदाय के पॉवर्टी यानी गरीबी, हार्डशिप्स यानी मुश्किलें और दुख जो वो महसूस करते हैं अपने गांव में। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द हार्डशिप्स फेस्ड बाय अ 13-year-old बॉय हरी। तो हरी इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है और ये कहानी उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। रिवॉल्व्स यानी उसके आसपास बुनी गई है। हरी की एज कितनी बताई गई है? 13-year-old, who stays in a village named थुल, और वो जिस दक्षिण भारतीय गांव में रहता है उसका नाम है थुल, with his 3 sisters and a bed-ridden mother to take care of। तो ये जो लड़का है हरी, जो हमारे कहानी का मुख्य कैरेक्टर या पात्र है, उसकी 3 बहनें हैं और उसकी माँ जो है वो बेड रिडन है, बहुत बीमार है। जिसे हम कहते हैं ना कि खटिया पकड़ लिया है, तो वैसे बेड रिडन उनकी माँ है। लाइफ फॉर हरी इज हार्ड विथ एन एल्कोहलिक फादर, और इसके अलावा उसके पिता जो है वो एल्कोहलिक हैं या शराबी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हरी की जिंदगी में तकलीफ देह है। In his endeavor for finding a way to earn money for his family, he leaves for Mumbai। तो हरी अपनी इस कोशिश में, एंडेवर यानी कोशिश में, कि वो एक रास्ता ढूंढे जिससे वो कुछ पैसे अर्न कर सके, कमा सके अपनी फैमिली के लिए, मदर के लिए, सिस्टर्स के लिए, वो निकल जाता है मुंबई, जिसे हम लोग पहले बॉम्बे कहते थे, एंड कम्स अक्रॉस द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। और हरी मुंबई आने के बाद में जिस रेस्टोरेंट में काम करता है या उसे नौकरी मिलती है, जो इस चित्र में आगे आपको दिखेगा, उस रेस्टोरेंट का नाम है श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और जो पाठ का शीर्षक भी है। रीड द एक्सेप्ट टू फाइंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एक्सेप्ट यानी बच्चों छोटा सा हिस्सा। तो ये जो पूरी नॉवल है द विलेज बाय द सी, इस नॉवल का एक छोटा सा हिस्सा है यह लेसन, जिसका नाम है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। अब चलिए कहानी को पढ़ते हैं। कहानी के प्रथम भाग में श्री कृष्णा ईटिंग हाउस का पूरा वर्णन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन की वो कैसा दिखता है। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वॉज द मीनेस्ट एंड शैबिएस्ट रेस्टोरेंट हरी हैड एवर सीन। तो जब पहली बार हरी मुंबई आया और उसने इस रेस्टोरेंट को देखा बाहर से, तो उसे लगा कि ये सबसे मीनेस्ट यानी निचले स्तर का, लो ग्रेड, एंड शैबिएस्ट यानी कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण और टूटे फूटे बैड कंडीशन में वो रेस्टोरेंट है। तो ये 2 शब्द बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट की हालत बहुत ही बुरी थी। इवन इन थुल देयर वर कैफेज दैट वर प्लेजेंटर। तो जब कृष्णा हाउस को देखा हरी ने, तो उसे लगा कि ये जो रेस्टोरेंट है ये इतना गया गुजरा है कि इससे बेहतर तो उसके गांव थुल के जो कैफेज हैं या कॉफी हाउसेज हैं वो हो जाते हैं, उनसे प्लेजेंटर या बेहतर। बट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस डिड नॉट हैव इवन सो मच एज अ कलर्ड पिक्चर ग्लूड टू द वॉल। आगे वो नोटिस करता है कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में आम होटलों के मुकाबले एक रंगीन तस्वीर भी कहीं ग्लूड या चिपकी हुई नहीं थी दीवार पे, इतनी बुरी हालत थी। और परहैप्स देयर हैड बीन वन, या फिर वो सोच रहा है कि शायद एक हो, लेकिन वो गया कहाँ है? एंड इट हैड डिसअपियर्ड अंडर द ग्राइम एंड सूट विथ विच द वॉल्स वर कोटेड।
कि शायद वहां पे तस्वीर रही हो, लेकिन अब वो डिसअपियर यानी वो गायब हो गया है। गायब होने का अर्थ यहाँ पे है छिप गया हो। किसके नीचे? जो पूरा तेल रसोई से निकलने वाला ग्राइम है या सूट धुआं है, जो पूरे दीवार को एक पेंट की तरह कोट करके ढक कर रखा हुआ था। तो ये दीवारों की हालत थी, यानी कि पूरे तेल और धुएं से चिपचिप दीवारें थी, जिसमें शायद कभी कोई अगर रंगीन तस्वीर लगी भी हो तो अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसकी नजर सीलिंग की ओर पड़ी। सीलिंग यानी छत। द सीलिंग वॉज थिक विथ कॉबवेब्स। तो आपने देखा होगा कि यदि कहीं पे बहुत ज्यादा खाना बने खुले चूल्हे में, भट्टे में, तो वहां पर ऊपर भी बड़े बड़े जाले लग जाते हैं। उसे कहते हैं कॉबवेब्स, झोल जिसे हम कहते हैं काफी बार। तो वो जो छत था ना, वो बिल्कुल मोटे मोटे झोल से वो ढका हुआ था, और उसके अंदर क्या फंसे थे? दैट ट्रैप्ड द सूट। और वो पूरा चूल्हा का जो धुआं था वो वहां जाके फंस रहा था। एंड मेड अ काइंड ऑफ फरी ब्लैंकेट। और वो ऐसा दिख रहा था मानो कोई फर वाला काला रंग का कंबल ओवर वंस हेड, आपके सर के ऊपर बुना गया हो। इस तरह से वो सारे धुआं और जो तेल है रसोई का वो जाकर ऊपर वाले जालों में चिपक चुके थे। तो ये हालत थी उस रेस्टोरेंट की दीवारों की, वॉल्स की और सीलिंग की। अब देखते हैं कि जमीन की क्या हालत है, तो वो अगले लाइंस में डिस्क्राइब्ड है। द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, द फ्लोर एंड द वुडन टेबल्स, जो टेबल्स वहां खाने के लिए रखी हुई थी, वर ऑल ब्लैक टू। जाहिर है वो भी काले पड़ गए थे। सिंस दे ऑल गॉट एन इवन शेयर, उन्हें बराबरी से बिल्कुल हिस्सा मिला था। किसका? सूट का। यहाँ पे एच नहीं होगा, SOOT, सूट यानी धुआं। फ्रॉम द ओपन स्टोव्स, जो भट्टियां जलती हैं होटलों में, वो ओपन स्टोव्स में खाना दिन भर बनता था। कुक्ड ऑल डे इन अ ह्यूज एल्यूमिनियम पैन, बड़े से एल्यूमिनियम के परात में दिन भर जो खाना बनता था, ह्यूज यानी बहुत विशाल। और क्या बनता था उसमें? एंड द चपातीज, रोटियां, वर रोल्ड बाय हैंड एंड बेक्ड। दिन भर रोटियां उसमें बन रही थी, लोग उसे हाथ से बेल रहे थे, उसे कह रहे हैं रोल्ड बाय हैंड, और बेक्ड यानी सेक रहे थे। इट वॉज सर्टेनली द, निश्चित तौर पे ये रेस्टोरेंट चीपेस्ट रेस्टोरेंट रहा होगा, सबसे किफायती रेस्टोरेंट एनीवन कैन फाइंड इन बॉम्बे, जो बॉम्बे का हमने अभी वर्तमान नाम मुंबई पढ़ा। और वो कैसे था? इवन अ बेगर कुड अफोर्ड टू बाय हिम अ मील हियर, एक भिखारी भी आकर इस होटल में भोजन खरीद सकता था। एंड द यूजुअल कस्टमर्स, और अधिकतर जो कस्टमर्स या ग्राहक वहां आते थे वो क्या थे? बेगर्स थे एंड कूलीज थे। कूलीज यानी कि जो भारी वजन ढोते हैं। हु हैड स्टॉप्ड इन बिटवीन कैरिंग देयर लोड, जो कूली किसी वाहन में सामान उठाकर या उतारकर वो बीच में रुक जाते थे, तो वो वहां पर आकर भोजन करते थे। मील यानी भोजन। अब आगे इस होटल के जो मालिक हैं उनके बारे में बताया गया है। इनका नाम यहाँ नहीं वर्णित है, लेकिन हम आगे जाकर जानेंगे कि उनका नाम है जग्गू। द ओनर वर्कड हार्ड हिमसेल्फ ऑल डे, पूरे दिन जो ओनर था, मालिक था, वो बहुत मेहनत करता था। एंड हैड 2 बॉयज, और वहां 2 लड़के थे उसकी मदद के लिए। टू हेल्प हिम नीड द डो। अब कौन कौन से काम एक होटल में होते हैं उनका आपको यहाँ पे आइडिया दिख रहा है। नीड द डो यानी बच्चों आटा सानना, आटा गूंथना। इन ह्यूज पैंस, बड़े बड़े परात में वो आटा गूंथते थे। रोल आउट द चपातीज, चपातीज को बेलते थे। एंड बेक देम, उन्हें सेकते थे। ओपन फायर, वही भट्टी के ऊपर में। विच दे केप्ट लिट डे एंड नाइट, जो रात दिन भट्टियां जलती ही रहती थी, मानो कुछ देर के लिए ही होटल बंद होता था और सुबह से लेकर रात तक भट्टियां जलती रहती थी। अब हरी जब उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है तब जानेंगे। अब हम देखेंगे कि हरी उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो क्या होता है। When Hari said next morning, after being handed a tumbler of tea and a rolled up chapati, without his asking for anything,
तो हरी जब उस रेस्टोरेंट के अंदर गया नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले मॉर्निंग, और उसे वहां क्या दिया गया, एक चाय की ग्लास, अ टम्बलर ऑफ टी एंड अ रोल्ड अप चपाती। कभी कभार आप देखे होंगे रोटियां मोड़कर लोग आराम से चाय के साथ खाते हैं, और उसने पूछा भी नहीं था, विदाउट हिम आस्किंग फॉर एनीथिंग, उसने कुछ पूछा भी नहीं था, फिर भी उसको चाय और रोटी दे दी गई। और तब उसने कहा, आई हैव नो मनी टू पे फॉर ऑल दिस फूड यू आर गिविंग मी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है इस खाने के लिए, भोजन के लिए जो आप मुझे दे रहे हो। ये उसने किससे कहा, होटल के मालिक जग्गू से। विल यू लेट मी वर्क इन योर किचन इंस्टेड। और उसने ऑफर किया कि क्या आप इस भोजन के बदले मुझे अपने किचन में वर्क या काम करने देंगे। द मैन कंसिडर्ड ओनली अ मोमेंट। तो उस होटल के मालिक ने, उस व्यक्ति ने कुछ पल के लिए सोचा, कंसिडर किया मतलब सोचा। फ्राउनिंग एज ही थॉट। तो जब वो सोच रहे थे तो उनके सर पे शिकन जा रही थी, हल्का सा चेहरा उनका घूम रहा था। जब आप सोचते हो तो आपका चेहरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसी मुद्रा में दिखती है, तो वो वैसे फ्राउन कर रहे थे। और फिर उनका जवाब आया, देन ही सेड, यस आई कैन डू विथ अनदर बॉय इन द किचन। मैं एक और लड़का किचन में रख सकता हूँ। आई कैन डू मतलब मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब उसने हरी को कुछ काम बताए। स्टार्ट बाय वॉशिंग द स्पॉट्स। सबसे पहले तुम बर्तन धो लो। बच्चों आप ये सब याद रखोगे बिकॉज एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हरी को कौन से काम बताए गए ज्वाइनिंग के वक्त में। तो पहले उसने कहा गया कि आप बर्तन धो लो, देन यू कैन नीड द डो, फिर तुम आटा सान लेना। यहाँ पे के साइलेंट है, नीड यानी गूंथना, डो यानी आटा सना हुआ, एंड हेल्प रोल आउट द चपातीज, और तुम भी रोटियां बेल देना। तो रोल आउट का अर्थ वही है। इफ यू लाइक यू कैन स्टे हियर। अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम यहाँ रह सकते हो। एंड वर्क फॉर योर मील्स, और भोजन के लिए काम कर सकते हो। एंड अर्न 1 रुपी अ डे, दिन में 1 रुपए कमा सकते हो। तो जिस वक्त ये कहानी लिखी गई थी उस वक्त 1 रुपए मायने रखता था। लाइक द अदर बॉयज, यानी बाकी 2 बॉयज भी उस किचन में 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाते थे श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में। अब यहां से शुरू होता है हरी का श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में सफर। सो हरी वेंट टू वर्क इन द स्मॉल किचन एट द बैक ऑफ द ईटिंग हाउस। उस रेस्टोरेंट के पीछे में जो छोटी सी रसोई थी उसमें वो काम करने गया। He saw there was nothing to scour the pots. उसने देखा कि पॉट्स को स्काउर यानी बच्चों रगड़ना या माजना, तो वो ये बर्तनों को रगड़ने या मांजने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक्सेप्ट सम ब्लैकेंड कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क यानी नारियल की भूसी, एंड द ऐश, और राख था। वो राख कहाँ से निकलती थी, जो चूल्हे थे उन्हीं से, फ्रॉम द फायर्स। क्योंकि ये कहानी दक्षिण भारत की है तो वहां पे नारियल का जो बाहरी छिलका होता है ना, उसकी भूसी से लोग बर्तन रगड़ते हैं। तो वहां उसे बर्तन को स्काउर या रगड़ने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया सिवाय एक काला से सिवाय काला पड़ गया कोकोनट हस्क के और ऐश के, नारियल की भूसी और राख के। एंड ही डिड द बेस्ट विद देम, और उसने पूरी कोशिश की कि उस चूल्हे के काली को रगड़ के हटा सके। लेटर ही हेल्प्ड द 2 बॉयज नीड ग्रेट हिल्स ऑफ डो इन देयर पैंस। अब अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये हरी है और ये 2 लड़के हैं, और उसने मदद की उनको कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ समान जो आटा है उसको सानने में मदद करे। यानी इसका अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा आटा उन्हें सानना पड़ता था दिन भर के लिए, इसलिए यहाँ पे हिल्स या पहाड़ का प्रयोग किया गया है। एंड दिस वॉज हार्ड वर्क, और ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये काफी कठिन काम था। तो जिस वजह से मेड देम ग्रंट, आप जब बहुत मेहनत करते हो तो आपके मुंह से आवाजें निकलती हैं, एक थकान महसूस करते हो और आपका पसीना बहता है, उसे हम कहते हैं ग्रंट, आवाजें निकालना, एंड स्वेट यानी पसीना बहाना। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर एज दे वर्कड। अब हरी ने ये चीज नोटिस किया कि ये 2 लड़के आपस में बात नहीं कर रहे थे जब वो काम कर रहे थे। लेकिन व्हेन द बॉयज फाइनली सेड समथिंग, अंत में उसने जब लड़कों को बात करते हुए सुना, टू ईच अदर, एक दूसरे से, हरी रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, इट वॉज इन तमिल,
तो वो किस भाषा में बात कर रहे थे? तमिल में। अ लैंग्वेज ही डिड नॉट नो, एक ऐसी लैंग्वेज या भाषा जो हरि बेचारा नहीं जानता था। तो हम देख पा रहे हैं कि हरि की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो हम अब देख पा रहे हैं कि हरि की मुश्किल बढ़ेगी क्योंकि जो भाषा दोनों बच्चे बोलते हैं वो हरि नहीं समझता है और वो बोल नहीं पाएगा। अब आगे वो और अब अगले पैराग्राफ में हरि हमें बताता है उन दो बच्चों के बारे में। अब अगले पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। They were in any case neither friendly nor inquisitive about him, or else they were simply too tired and too sad to speak. ये दे जो है सर्वनाम, ये दो लड़कों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हरि हमें बता रहा है कि दोनों जो बच्चे थे वो ना तो बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ही मित्रवत थे, और ना ही बहुत इनक्विजिटिव थे, यानी बहुत ज़्यादा आग्रही थे कुछ जानने के लिए। शायद इसलिए कि वो इतने थके हुए थे, शायद इतने टायर्ड थे काम की वजह से, या इतने दुखी थे, टू सैड, कि उन्हें बोलने का मन न करता हो। तो इनका जो दिन भर का कार्य था वो अगर आप देखें तो वो देखकर भी समझ में आपको आएगा कि दिन भर इतने थकान के बाद शायद किसी को भी बोलने की इच्छा ना हो। दे बिल्ट अप द फायर्स, सुबह सुबह उठकर आग जलाना भट्टी में। एंड देन वाइल वन रोल्ड आउट द चपातीज, और जब तक एक रोटियां बेलता, द अदर बेक्ड देम ओवर द फायर, दूसरा उसे सेकता, विथ अ पेयर ऑफ लॉन्ग टोंग्स, उसकी जो टोंग्स यानी बच्चों चिमटा जिससे हम रोटी को पकड़ के आग पर सेक लेते हैं, तो उसकी जो हैंडल थे वो बहुत लंबे थे। एंड हरी वॉज गिवन द टास्क ऑफ कैरिंग देम, और हरि को काम दिया गया था कि जो रोटियां दोनों लड़के बना रहे थे उसे लेकर जाना था वो टास्क या काम, आउट टू द कस्टमर्स, ग्राहकों के पास, सीटिंग एट द लॉन्ग टेबल्स इन फ्रंट ऑफ द रूम, जो किचन के सामने वाले कमरे में बैठते थे लंबे लंबे मेज पर, टेबल पर। उस कस्टमर्स के लिए उन रोटियों को पहुंचाने वाला काम कौन करता था? हरि। देयर वॉज सो मच वर्क and such heat in that small place that no one ever seemed to have the strength or the time to talk. तो उस किचन में इतना काम था, उस होटल में इतना काम था, और इतनी गर्मी थी उस छोटे से किचन में, स्मॉल प्लेस में, कि किसी के पास भी मानो स्ट्रेंथ या ताकत नहीं बचती थी बातें करने के लिए। तो ऐसी हालत में हरि टू फेल साइलेंट, हरि भी धीरे धीरे चुप रहने लगा। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 के तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है, इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग, वो किस रेस्टोरेंट में काम करने लगा? तो कहानी का नाम ही वही है, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। दूसरा पूछा गया है, हाउ वॉज द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस डिफरेंट फ्रॉम रेस्टोरेंट इन थुल। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस दूसरे जो रेस्टोरेंट उसके गांव थुल में थे उनसे कैसे अलग था? तो इसके बारे में पूरी एक पैराग्राफ आपने पहले पन्ने में पढ़ा है। आपको सारी बातें लिखनी होंगी, जैसे कि वहां पे इट वॉज द मीनेस्ट एंड शैबिएस्ट रेस्टोरेंट, देयर वॉज नो पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसके दीवारों पर कोई पिक्चर नहीं था, और इवन इफ इट वॉज कवर्ड बाय ग्राइम एंड सूट, यदि रहा भी होगा तो वो कवर्ड था ग्राइम एंड सूट से। द सीलिंग वॉज थिक विथ कॉबवेब्स, जो छत है वो पूरे जाल या झोल से ढका हुआ था, और उसमें क्या जमा था? सूट, दैट वाज एंड दैट ट्रैप्ड द सूट, एंड देयर वाज अ फ्लरी ब्लैंकेट। इसके अलावा आप फ्लोर की बात लिख सकते हो, द फ्लोर वाज ब्लैक, द टेबल्स वर ब्लैक। तो ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन है ये आप क्वेश्चन आंसर्स में देखकर लिख सकते हैं, या फिर अपने शब्दों में भी इस तरह से आप बना सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन सेज, व्हाट वाज हरीज डेली वेजेस एट द रेस्टोरेंट। हरी का जो दैनिक आय था वो कितना था उस रेस्टोरेंट में? तो हमने सुना कि जग्गू ने उसे कहा कि आप 1 रुपी पर डे अर्न कर सकते हो, तो डेली वेजेस हो जाएगा ₹1। डेली का अर्थ ही है हर दिन, तो डेली वेजेस हो जाएगा 1 रुपी। इस कहानी के शेष भाग को मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।